आज के इस हमारे प्रथम सेशन में प्रयागराज के वरिष्ठ बसपा नेता श्री राजबली जैसल जी है, जिससे हम यहाँ के विकास के बारे में बात करेंगे कि उनके क्या मोटिव है, किस तरीके से कोराओं की विकास की दशा को सुधारेंगे। और पूर्वों में भी वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो वो क्या कार्य किए, इन सभी बातों पर आप बोलिए और जिससे हमारे जो ऑडियंस है वो जाने आपके बारे में। उसके बाद हम आपसे कुछ सवाल करेंगे यहाँ की विकास के बारे में जो हमें रिपोर्टर्स ने दिया है। यहाँ पर लोक टीवी की टीम कई दिनों से कार्य कर रही है। हमारे कई रिपोर्टर्स यहाँ पर विभिन्न गाँवों में जाकर यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। कई लोग तो हमको प्रत्यक्ष फोन किए कि ये सवाल हमारे होने वाले विधायक से अवश्य करिए, तो मैं उन सवालों को रखूंगा। उससे पहले आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में रख लें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजबली जी आपका। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप अपने वादे से 20 गुना ज्यादा कार्य किए। मैं बिना किसी लाग लपेट की यहीं से बात स्टार्ट करना चाहता हूं कि फिर आपकी सरकार क्यों गिरी? आप यहां से फिर से विधायक क्यों नहीं चुने गए? हमारी सरकार नहीं गिरी। 2017 में आप फिर क्यों नहीं यहाँ से विजय हो पाए? इसलिए नहीं आए, तो बहुत किए हैं। इसलिए नहीं आए कि शायद वो भी मैं अपनी बातों में भाषणों में कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बनना चाहते थे, उन्होंने जनता के बीच में तमाम वादों का करने का काम किया। किसानों के हित को किसानों से वादा किए, विद्यार्थियों से वादा किए, बेरोजगारों से वादा किए। मतलब मौजूदा सरकार वादों पर टिकी हुई सरकार है। वादों पे चुन करके आई और एक भी वादा पूरा नहीं की। आज जब तक है वो वादों की सरकार है, इसलिए आने वाले समय में ये वादों की सरकार अब नहीं चलेगी। अब काम वाली सरकार आएगी और जो कानून व्यवस्था सही रखेगा वो सरकार आएगी। अच्छा विधायक जी, जो भी पार्टियां आती हैं, जो भी नेताएं आते हैं, उनका कुछ न कुछ वादा होता है। तो इस बार यहाँ पर राजबली जैसल का क्या वादा होगा कोराओं के लिए? कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में जाने हैं या फिर पार्टी के ही तर्ज पर काम करेंगे? नहीं, पार्टी के तर्ज पे हमने पहले भी नहीं काम किया। पार्टी के तर्ज पे तो सिर्फ संगठन का काम होता है। संगठन कैसे हमारा आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मात्र एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है। इसको उसके तर्ज पे काम होता है। लेकिन क्षेत्र का पर विकास, जो तमाम जातियां हैं, हर जाति को संतुष्ट करने के लिए, यानी जाति छोड़ करके विकास करने के लिए बहुत से काम कराए थे। आज जहां तक सवाल उठता है आपके कहने का मतलब कि आपका चुनावी वादा क्या होगा, तो हमें चुनावी वादा तो कुछ करना ही नहीं है। इसलिए नहीं करना है कि जो हमने किया है वो सामने दिखाई पड़ रहा है, और पहले तो विधायक बनने के बाद हमको उसी को पूरा करना पड़ेगा। चारों तरफ की सड़क जो बनवाई थी, चारों तरफ की सड़कें पूरी तरह ध्वस्त पड़ी हुई है। बिजली की व्यवस्था है तो पूरी तरह चरमराई है, कहीं 3 घंटे कहीं 4 घंटे। हाँ, लेकिन एक है कि हमने जो भी काम किया था, हमने नहीं कहा कि हमने एनटीपीसी की योजना भी ले आकर के आदरणीय बहन जी से कह करके, चूंकि एनटीपीसी योजना के माननीय मंत्री उस समय थे हमारे रामवीर उपाध्याय जी, श्री रामवीर उपाध्याय ने उसको अपने यहाँ ले जा रहे थे। हमने आदरणीय बहन जी से मिलकर के कहा कि बहन जी, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, पथरीली का इलाका है, कम से कम एनटीपीसी हमारे यहाँ रहने दीजिए। तब जा करके माननीय मंत्री जी ने और सीईओ जो होता है वो जा करके एमयू पे दस्तखत किए, तो वहाँ पे एनटीपीसी स्थापित हुई। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी हम काम यहाँ लाए हैं वो कोई वादा नहीं था। हमने 132 केवीए का वादा नहीं किया था, हमने चेक डैम का वादा नहीं किया था, हमने प्लास्टिक कूप का वादा नहीं किया था, इतना सड़क बनवाने का वादा नहीं किया था। लेकिन ये मेरी विधानसभा है, मेरे विधानसभा में जो भी काम मेरे सामने दिखाई पड़ेगा, तात्कालिक दूरगामी उस पूरे काम को अपनी क्षमता से भी ऊपर उठ करके आगे भी कराने का काम करूँ। विधायक जी, आपने कहा कि आपके जो कार्य हैं वो वर्तमान सरकार के वादों पर फीके पड़ गए, तो ऐसा क्या था कि आपने उन कार्यों को जनता के पास पहुंचा नहीं पाए या उनसे सीधा संवाद नहीं हो पाया कि आपने ये कार्य किया है, उनको फिर से आपको चुनना चाहिए एक अच्छे सरकार के लिए? सीधी सी बात है, ये जनता है जी, और जनता को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मतलब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके नेता के अंदर जो शीर्ष पर स्थित है, कम्युनिकेशन की कमी है? नेता की कम्युनिकेशन की नहीं कमी है, और न तो हमारे प्रतिनिधित्व का कम्युनिकेशन का कमी था। कमी सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ की जनता जो है ये बहुत जल्दी वादों पे जाती है। थोड़ा सा लालच दे दे, उसको लगेगा कि वैसा होगा। अरे किसको नहीं चाहेगा कि जब उन्होंने कहा कि देश के का लूटा हुआ धन जो
जमा हुआ है स्विस बैंकों में, उसको ले आकर के जनधन खाते के माध्यम से 15-15 लाख रुपए दे। तो किसको नहीं चाहिए था 15 लाख? खुश हो गए कि अब तो 15 लाख मिल गया। और इतना ही नहीं, वो तो जानते थे कि हमारे छोटे लोगों से कह दिए कि चिंता ना करो, बड़े लोगों के जो बड़े काश्तकार हैं इनकी जमीन को छीन करके हम बराबर बराबर बांट देंगे। मस्त। अच्छा विधायक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पे आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? बीजेपी है या रामकृपाल है? मौजूदा समय में हम प्रतिद्वंदी किसी को इसलिए नहीं कह सकते कि अभी तक कोई सामने ही नहीं आया है कि चुनाव लड़ेगा कौन। भारतीय जनता पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा या समाजवादी पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा, जब तक प्रत्याशी न तय हो जाए। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से राजमणि जो वर्तमान समय में विधायक हैं वही रहेंगे प्रत्याशी, और समाजवादी पार्टी से रामकृपाल बड़ोखर के। तो आपके सामने चुनौती कौन बड़ी है, रामकृपाल या राजमणि? दोनों लोगों में हमें कोई चुनौतियां नहीं दिखाई पड़ रही है। जनता सब इतना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हमने जो काम किया है विकास का, जो लोगों का मान सम्मान हमने सुरक्षित रखा है, एक भी जाति संघर्ष नहीं होने दिया है। इन सब चीजों को लेकर के आज जनता चारों तरफ खुद अपने आप इस बात को कह रही है कि अब की बार हम लोग दल नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे तो राजबली जैसन देखेंगे। तो हम किसको लड़ाई में मान ले, बहरहाल समय आएगा जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे तो बताएंगे कौन लड़ाई में आ जाए। इस विश्वास में है कि आपकी सरकार बनेगी? हम पूरे विश्वास में हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश सूबे की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी और 5वीं बार निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है आपका। लेकिन एक चीज यहाँ की कि यदि आप यहाँ से विधायक चुन के जाते हैं, 10 मार्च को लखनऊ जाते हैं, जनता पहुँच जाती है, तो 5 ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं, जो ये सरकार नहीं कर पाई है और आप जीतते ही उसको करना चाहेंगे? जो हमें लग रहा है, हमने बताया कि सबसे पहले तो विधानसभा में पहुंचने के बाद इस क्षेत्र की जितनी भी सड़कें जर्जर पड़ी हुई है, हम उसको पुनः निर्माण कराने का, उसका मरम्मत कराने का काम देखूंगा कि किस सड़क को पुनः निर्माण में आ सकता है, कौन सा मरम्मत में आ सकता है। पूरी कोशिश होगा, क्योंकि इसमें लंबा बजट लगेगा। और आपको ये भी बता दें कि लंबा बजट अगर 742 किलोमीटर सड़क में बनवाया था और चौड़ीकरण कराया था। जी स्पष्ट आप बताइए कि 5 ऐसे कार्य कौन करेंगे जो आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ की विधानसभा की विकास? मैं तो बता रहा हूँ ना, पहले लोगों के आवागमन की सुविधा, जो विद्युत की जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं उसको करूंगा। जो तमाम हमारे क्षेत्र में ये चकडेम या प्लास्टिक कूप का हमने प्रस्ताव दिया था और वो स्वीकृत होकर के आ गए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी या माननीय विधायक जी के नाकामी की वजह से 10% नहीं दिलवा सके। 1,000 प्लास्टिक कूप चला गया और 103 चेकडेम चला गया। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि फिर से उस योजनाओं को ला करके और इस पहाड़ी इलाकों में उसका लाभ पहुंचाए। चेकडेम की भी आवश्यकता है जो क्षेत्र में। सबसे पहले तो जो तमाम निरंकुश अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो थाने से लेकर तहसील तक उसको ठीक करने का काम। निरंकुश वर्तमान सरकार में अधिकारी? हाँ, इस समय निरंकुश ही है। ऐसा आपको क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि आज कोई प्रार्थना पत्र दे आइए, बहुत बड़ी घटना हो जाए, लेकिन कोई अधिकारी वहां पहुंचने वाला नहीं है। जब तक अब आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्या चाहते हैं? वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी तो इसी की बात करते हैं कि सुशासन अच्छा है, शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी मानी जा रही है इस समय। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानेंगे, भाई उनकी सरकार है, लेकिन यहाँ की जनता तो मान ले कि सुशासन नहीं है। यहाँ की अगर सुशासन न होता तो क्या आज धान का जो केंद्र खुले हुए हैं उसको बंद करके सरकारी धान केंद्रों को प्राइवेट लोगों के हाथ सौंप दिए हैं, और लोग जाते हैं तो पता चलता है आपका धान नहीं लेंगे, उस सेठ किए हैं व्यापारी। आप जीतने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो है किसानों की जो उत्पादन है उसकी बिक्री अच्छे से हो। हाँ, बिक्री अच्छा, मैं अच्छा मिले। मैं
उस दाम को दुगुना करने का वादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है। लेकिन यहाँ के जो धान के क्रय केंद्र है उसको पूरी तरह करता हूँ जी। अब उन किसानों के हित में मैं काम करूँ। आपके सरकार में ऐसा चलता था अच्छे से? बिल्कुल चलता था, बिल्कुल चलता था। हमारे क्षेत्र में कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। अच्छा अच्छा। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण जो आपकी पार्टी के ऊपर टैग लगा है वो आपसे तो बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन वो लगता है कि हमें कहीं ना कहीं आपकी छवि पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालेगा। एक बहुत पहले का वो है कि तिलक तराजू और तलवार, ये आज भी लोग याद किए हुए हैं, तो इनसे आप कैसे बचेंगे? ये न आपकी तो पार्टी के ऊपर टैग है, आपके ऊपर ये नहीं तो न पहले ही था न आज ही है जी। और हमें लगता है कि जितने लोग यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और सर्वाधिक लोग ब्राह्मण समाज के भी लोग बैठे होंगे, ये पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये तो जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है वो तो बहुत कुछ कह देता है। अगर ऐसे देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए। एक जमाना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य खड़ा होते थे तो कहते थे कि आज तक का उत्तर प्रदेश का सबसे कमजोर अगर मुख्यमंत्री है तो अखिलेश यादव, और आज वो मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो प्रतिद्वंदी है वो कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है वो मैं जानता हूँ। हमारी क्षेत्र की जनता सरकार तो आप बना रहे हैं, सरकार तो बहन जी बना रही है आपके अनुसार जी। तो दूसरे पर कौन रहेगा, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी या ये अखिलेश यादव जी? अब हर जगह की सूची तो जारी हो कि दूसरे नंबर पर अभी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अच्छा जी, तो उसको दूसरा स्थान दे रहे हैं आप? दे रहे हैं भाई, हम तो दे रहे हैं, अपनी समझदारी से अपनी सोच से दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जो है आपको ही वोट क्यों मिले, और नए उम्मीदवार हैं वो भी बहुत से वादे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, मैं यही कहता ही हूँ। मैं वोट मांग ही नहीं रहा हूँ किसी से, मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि देश के आजादी के बाद जी जितने आप विधायक बनाए हैं, एक भैया खाका तैयार कर लीजिए और सबका नाम लिख लीजिए जी, और सबके नाम के आगे लिख लीजिए कि कौन विधायक ऐसा था कि इस पूरे क्षेत्र में एक भी जाति हिंसा नहीं होने दिया जी, कहीं जाति संघर्ष नहीं कराया और सब लोगों के मान सम्मान को सुरक्षित रखा जी, और बड़े पैमाने पर सड़क, बिजली, हैंडपंप, कुआं या प्लास्टिक कूब, टाउस, पुलों पे रपटा, पुल नदियों में पुल, कौन विकास करा है? आपको जो अच्छा दिखाई दे जाएगी नंबर 1 पे, जो भी आप उसी को वोट दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत जी जी, बहुत ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए अनुशासित कार्यकर्ता का। लेकिन यदि बात करें यहाँ की यमुना पार की, तो यहाँ की धरती ने मुख्यमंत्री भी दी है और प्रधानमंत्री भी दी है। हम जिस प्रांगण में बैठे हैं उन्हीं हमारे विधानसभा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हुए हैं। जी जी, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं तो वो प्रधानमंत्री जी का ही प्रांगण है जी। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइप का कुछ विकास हुआ है या उसके कई गुना ज्यादा पीछे है, जहाँ से एक मुख्यमंत्री निकल रहे जब हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे हमारे क्षेत्र के ही जी, और मुख्यमंत्री भी हुए थे जी, तो मैं आपको देश के प्रधानमंत्री की सोच विदेश नीति रही हो, देश की और नीति रही हो, लेकिन इलाहाबाद के इस जमुना पार, पूरे जमुना पार की बता रहा हूँ कि जमुना पार के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय और वही मुख्यमंत्री भी हुए थे। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। अब क्यों नहीं सोचा ये सवाल उनका है, मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता उसका कोई फायदा नहीं पाया। अलग जगह है कि पूरे देश में कुछ मिला हो, लेकिन इस मांडा और मेजा कुराव की धरती पर नहीं मिला है। इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जो सिंचाई की तमाम नहरें बनी हुई हैं ये किसी जमाने में बाबू मंगला प्रसाद की देन थी। जी जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो जनजाति या यूँ कह लें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जनजाति क्षेत्र नहीं है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे आज भी जो मैं देखा, सर्वे किया, एजुकेशन का बड़ा अभाव है जी। जो सरकारी विद्यालय है या तो वहाँ पे अध्यापक नहीं मौजूद हैं या तो वहाँ पे बच्चे नहीं मौजूद हैं। तो उसके लिए क्या कुछ आपने किया अपनी सरकार में? हमारी सरकार में कोई नहीं कह सकता कि अध्यापक, अगर 10 बजे स्कूल खुलने का टाइम था तो 9:30 बजे सब पहुंच जाते थे। अच्छा, मतलब सबसे भ्रष्ट मौजूदा सरकार है। कहीं पता कर लीजिए कि 9:30 बजे पहुंच जाते थे और पूरी ईमानदारी से वो बेचारे डर करके पढ़ाने का काम करते थे। डर करके कि अगर गैर हाजिर हो जाएंगे तो हमारी नौकरी चले जाएगी। मतलब बहन जी डराने वाला काम भी करती थी। डराने वाले नहीं, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके एक लगाम लगाई थी अधिकारियों के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा, अधिकारियों का राज नहीं चलेगा, जनहित में जो होगा वो होगा। इसलिए
जी। और कुछ बड़ोखर से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। वहाँ पे एक नहर है विधायक जी, जो कि लोग बड़ी खुशहाली से अपने खेतों को खुदवाए थे कि हमारे खेत में नहर आएगी। जी, जी, लेकिन है। आज भी वो बदहाली हालत में पड़ी जी, है। है। वो हमें लगता है कि 10-12 साल पहले ही खोदी गई नहर जी। थी। तो आप भी उस समय विधायक थे, तो क्या कुछ क्यों नहीं किया आपने उसके लिए? हमारे समय में 2007 से 12 थे, अब 12 से 10-22 हो रहा है, 10 साल तो हो ही गया जी। हमारे कार्यकाल में उसकी खुदाई कुछ हुई थी। जी, तो खुदाई हुई थी तो वहाँ पे जल क्यों नहीं आया? सिर्फ खुदाई के लिए वो नहीं, पानी भी जाता था, पानी भी नहीं, जाता था, बेशक- ऐसा तो बेशक नहीं आया। पूरे जगह पूरे टेल तक पानी नहीं। यही लखनपुर वाली कौन इसी कह रहा है ना, मिलिया होते हुए आपके गांव में चुड़ियार से बड़ोखर जो आती है। नहीं, वही है। एक तो हमने, अब चूंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे बढ़ने जा रहा हूं, तो टुड़ियार में एक ऐसी योजना ले आकर के दे दिया कि वहाँ लिफ्ट कैनाल बनवा दिया जी। और वहाँ बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। चले जाइए आप पूरे पाल क्षेत्र में, नेवड़िया से शुरू करिए, नेवड़िया, संसारपुर, बदौआ, महुली, पियरी, चले जाइए हरिया, मानपुर, बड़ोका, चिराव, उन छोटी छोटी जो नदी थी उस पर इतना चेकडैम बना दिए कि लोग जो है उसी की सिंचाई से जो 84 क्षेत्र था उससे ज्यादा भी अनाज उपजाने का काम कर रहे हैं। जी विधायक जी, आपको हर तबके का वर्ग सम्मान से देखते हैं, लेकिन कई अपेक्षाएं हैं होने वाले विधायक से और कई शिकायतें भी हैं जो कि हमें सीधे भेजी गई हैं। मैंने अपना खुद नंबर दिया था, तो लोगों ने भेजा था कि वर्तमान समय में पशुओं की बड़ी बदहाली है। जी, है। किसान बड़े पस्त हैं पशुओं से। जी, तो आप कुछ करेंगे उनके लिए? जब हम विधायक हो जाएंगे तो इसकी व्यवस्था कर देंगे। या तो अगर बाड़ा चलेगा, जी जिसको बाड़ा आप लोग कहते हैं इधर के, जी हला उसको कहते हैं गौशाला। जी। लेकिन ये गौशाला इसलिए बदहाल पड़े हुए हैं, वही है अधिकारियों की बंदर बाट। प्रधान जो चुने गए हैं वो बेचारे पेमेंट ही नहीं पाते तो खिलाएगा, और जब खिलाते नहीं तो उनको मरना स्वाभाविक है ठंडी में। सारी व्यवस्थाएं मैं दुरुस्त करूंगा। जो भी गौशाला रहेगा अगर चलेगा तो विधिवत चलेगा। अच्छा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सरकार बनती है तो? सरकार बनती है तो, और हमें विधायक भी बन जाऊंगा अगर कहीं से संजोग से आप लोगों के साथ जो कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि सरकार जनता से कहता हूं, हम पूर्ण विश्वास हमें है कि उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी, लेकिन लोगों आप दो तरह की बातें कर नहीं, रहे दो हैं। तरह नहीं करा। मैं जनता से अपने को इनके मन और दिमाग को विकास के लिए कहता हूं कि मैं इतना सक्षम हूं कि सिर्फ विधायक बन जाऊंगा तो भी क्षेत्र का संपूर्ण विकास का। कितनी सीट ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप? पूर्ण बहुमत की सरकार। तो कितना कुछ आंकड़ा किया होगा आपने ना? अब पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब है कि आप 200 के ऊपर समझिए। अच्छा, 200 के ऊपर? जी, जी। और किसके लिए छोड़ रहे हैं? अब छोड़ रहे हैं, दो दल तो है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो दूसरे पर आपने जो है मुख्यमंत्री जी को किया, और तीसरे पर सपा को किया। जी हो गए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका यहाँ पे शो में आने के लिए। आपके तमाम नेता बचते रहते हैं मीडिया से, लेकिन आप की ये बेबाकी सराहनीय है कि आप मीडिया के सामने आते हैं और अपने पक्ष को रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सरकार में, आप यहाँ से विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।